एग्जाम्पल सिक्स में है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज received from the sale of x units of a product is given by rx is equal to 3x square plus 36x plus 5. तो टोटल रेवेन्यू ये है rx is equal to 3x square plus 36x 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, ये टोटल रेवेन्यू हो गया। ठीक है। अच्छा, अब रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि किसी भी सामान को बेचकर हमारे पास जो पैसा आया, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ। हमने सामान खरीदा, वो तो कॉस्ट हो गई। हमने जो सामान बेचा, तो सामान बेचकर जो हमारे पास पैसा आता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। फिर रेवेन्यू में से हम कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 5। ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 5, MR ये क्या होता है, जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू को ही आप डिफरेंशिएट कर दीजिए एक बार, डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स, ये आपको करना है। तो जैसे मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं, तो उसमें क्या है कि जो कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर देते हैं। ऐसे ही जब मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं, तो रेवेन्यू को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो भाई 3 कितना है, तो 3 तो कॉन्स्टेंट है, एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, 2x प्लस 36 कॉन्स्टेंट है, एज इट इज रहेगा। और x का डिफरेंशियल हो गया 1 प्लस 5 एक कॉन्स्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशियल 0। तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6x प्लस 36। तो मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 5, जब x 5 के इक्वल है, तो 6 इंटू 5 प्लस 36, 6 5 ज़ा 30, 30 और 36 हो गया रुपीज़ 66। ठीक है जी। चलिए जी, इसके बाद में एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सिक्स पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो हमारे पास एक क्यूब दे रखा है ऐसे, चलिए जी। अब तो ये क्यूब हो गया। तो क्यूब में जो लेंथ है वो भी x होती है, जो ब्रेथ है वो भी x होती है, और जो हाइट है वो भी x, मतलब तीनों ही सेम होते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वॉल्यूम का इंक्रीज होना, यानी कि dv बाई dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, ds बाई dt आपको बताना है, व्हेन द लेंथ ऑफ द एज, तो एज की लेंथ जो है वो कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। व्हेन x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तब ds बाई dt कितना होगा, आपको ये बताना है। ठीक है। तो dv बाई dt हमको दे ही रखा है, तो हम क्या करेंगे, सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब v
इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब होता है तो एक्स क्यूब हो गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3x², फिर x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी टी। अब डी वी बाई डी टी कितना है 8 है, इज इक्वल टू 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से dx बाई डी टी कितना हो जाएगा 8/3x²। हाँ x साइड है, सरफेस एरिया। हाँ तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 8/3x²। ये 8/3x² हो गया dx बाई डी टी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद में ये कह रहे हैं आपको ds बाई डी टी निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स का स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये जो क्यूब है, क्यूब में क्या होता है, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं। तो फ्रंट वाला देखें तो x इंटू एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस, 5 और 6, टोटल 6 फेसेस इसमें होते हैं। तो ये हो जाता है 6x²। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो गया ds बाई डी टी, 6 एज इट इज रहा, और x² का डिफरेंशियल क्या हो गया 2x, फिर x का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में क्या हो गया dx बाई डी टी। तो ds बाई डी टी इज इक्वल टू 12x dx बाई डी टी। तो ds बाई डी टी एट व्हाट, x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12, x की जगह डालिए 12 मल्टीप्लाइड बाई dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी कितना है 8/3x², 8/3x², 3 4 12, तो 12 4 48 मल्टीप्लाइड बाई 8/x² यानी कि 12 का स्क्वायर, तो 48 इंटू 8/12 का स्क्वायर क्या हो गया 12 इंटू 12, तो 12 4 48, 4 3 12, तो ये हमारे पास आ गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आंसर चेक करिए, यही है 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, तो मैं ये 5 क्वेश्चंस हो गए, फिर उसके बाद छठा क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये भी कर लेंगे। एक काम करते हैं, पहले ना सारे एक बार मैं फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूँ। यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया, हो गया। यहाँ पर शेप, शेप, पहली शेप हम लिखेंगे क्यूबॉइड, और इसकी फिगर क्या होगी,
अब देखिएगा, ये तो इसमें इसकी लेंथ हो गई, ये तो लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और ये हो गई हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एल एस ए और सी एस ए, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें ना सारे फेसेस बिल्कुल लेटरल होते हैं, लेटरल मतलब स्ट्रेट स्ट्रेट होते हैं, सीधे सीधे प्लेन से ये एक फिगर बनती है, ठीक है। तो इसके जो सरफेस एरिया उसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया जैसे एक क्यूबॉइड है, तो अगर हम एक कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, जैसे मान लीजिए इस कमरे के अंदर भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कितनी है, 4 वॉल्स हैं। एक वॉल ऐसे है, एक वॉल सामने की तरफ है, एक वॉल लेफ्ट में है और एक वॉल राइट में है। ऊपर और नीचे क्या है कि वो तो सीलिंग हो गई और नीचे फ्लोर हो गया। सीलिंग और फ्लोर को भी अगर इंक्लूड कर देते हैं तो वो टीएस से बनता है, टीएस से बनता है टोटल सरफेस एरिया। अभी कहेंगे एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाता है भाई, आगे वाला और पीछे वाला, तो वो क्या हो गया, एल एच, लेंथ इंटू हाइट, ठीक है, और पीछे वाला भी एल एच, तो 2LH प्लस राइट वाला क्या है, बी और एच, तो इधर भी बी एच, इधर भी बी एच, तो 2BH। तो ये हो जाएगा 2H कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 2H इंटू एल प्लस बी, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अच्छा, फिर लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, TS से। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और लास्ट में वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो सबसे पहला जो शेप था वो था क्यूबॉइड, दूसरा लिखेंगे क्यूब, क्यूब। तो क्यूब में भी अब क्यूब में देखिएगा कि ये इसकी जो साइड है इसको हमने S बोल दिया, ये भी S और ये भी S। तो क्यूब क्या है, क्यूब भी एक क्यूबॉइड ही तो है, जिसमें लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी तीनों इक्वल हो गए, S S S के इक्वल हो गए तीनों, ठीक। तो यहाँ पर जब लेटरल सरफेस एरिया इसका निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जहाँ H L और B सबकी जगह S लगा दीजिए, तो 2S और S प्लस S, 2S इंटू 2S इज 4S स्क्वायर, 4S स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया इज 4S स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया इज 6S स्क्वायर, और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हो जाएगा S क्यूब, L इंटू बी इंटू एच, तो LBH तीनों S S S हैं, तो S का क्यूब। थर्ड देख लीजिए, थर्ड है सिलेंडर, ये सिलेंडर हो गया। अब सिलेंडर में ये यहाँ पर जो बेस में होता है, बेस का रेडियस इसको R बोल देते हैं, और ये जो है इसको हम बोल देते हैं हाइट H, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि रेडियस में और हाइट के बीच में ना 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 डिग्री का एंगल कहाँ पर बन रहा है, सर्कुलर पोर्शन में, जो नीचे बेस में सर्कल ही तो है, तो इसलिए इसको राइट इज फॉर राइट एंगल सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर भी इसको कहा जाता है। वो भी एक ही बात है, सिलेंडर बोलो या राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलो, एक ही बात है, क्योंकि हमको पढ़ना ही राइट सर्कुलर वाला है सिलेंडर। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें ना लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता, इसमें क्या है कि जैसे लेटरल सरफेस एरिया हमने क्यूबॉइड का बोला था, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, उसको बोल देते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लेटरल सरफेस है ही नहीं। यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए हम एक सिलेंड्रिकल बॉक्स के अंदर बंद है, तो हमें चारों तरफ कर्व सरफेस ही नजर आएगी, तो कर्व सरफेस एरिया होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2πRH। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये जो कर्व सरफेस एरिया 2πRH, इसमें ऊपर एक सर्कल और आ जाएगा πr स्क्वायर, और नीचे एक और आ जाएगा, तो 2πr स्क्वायर और ऐड हो जाता है इसमें। तो टोटल सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया तो है 2πRH, उसमें एक सर्कल ऊपर πr स्क्वायर, एक सर्कल नीचे πr स्क्वायर, यानी कि 2πr स्क्वायर और ऐड हो जाता है, तो 2πRH प्लस 2πr स्क्वायर,
तो ये हमारे पास हो गया 2 पाई आर, मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा एच प्लस आर। ठीक है, फिर वॉल्यूम की बात करेंगे भाई, वॉल्यूम इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। फोर्थ देखिएगा, फोर्थ शेप होती है कोन। तो ये जो बेस है इसका, बेस का रेडियस तो हो गया स्मॉल आर, और जो हाइट है वो हो गई एच, और ये जो 90 डिग्री के सामने ये जो टेढ़ी वाली जो हाइट होती है उसको स्लैंट हाइट बोल देते हैं एल। इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई आर एल। तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि जो कर्व है ना, जब अगर इसके चारों तरफ अगर हम हाथ घुमाएंगे तो हमारा हाथ एक कर्व में घूमेगा, ये तो कहलाता है पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, नीचे जो बेस में एक सर्कल है ना, वो सर्कल का एरिया और ऐड हो जाता है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर ये हो जाता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। वहाँ पर सिलेंडर में नीचे भी एक सर्कल था, ऊपर भी एक सर्कल था, तो दो सर्कल थे, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करा था। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही सर्कल है नीचे, तो पाई आर स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। फिर जब इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया कोन का वॉल्यूम। फिर पांचवा देखिएगा, पांचवा होता है जी स्फीयर। स्फीयर, तो स्फीयर का मतलब जैसे कि एक बॉल हो, ठीक है, तो स्फीयर, ये हमने एक स्फीयर बना दिया। अब स्फीयर में हम कहीं पर भी देखें तो हमको बस एक ही डायमेंशन के नाम पर बस एक ही चीज़ दिखाई देती है, उसका रेडियस। चाहे आप इधर ले लीजिए, चाहे आप ऊपर ले लीजिए, कहीं भी लो आपको रेडियस आर ही नज़र आएगा। ठीक है, तो जो स्फीयर है यानी कि जो बॉल है, बॉल का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब अगर एक बॉल है, बॉल में चारों तरफ कहीं पर भी हाथ घुमाओ भाई कर्व ही कर्व है, हर तरफ से कर्व ही है। ठीक है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। उसका टोटल सरफेस एरिया भाई, चारों तरफ आपने हाथ घुमाया, चारों तरफ कर्व ही कर्व आपको मिला, तो इसका मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं, वो भी 4 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, और जब इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्फीयर का वॉल्यूम हो गया। इसके बाद एक छठी शेप भी आती है, स्फीयर को अगर बीच में से आधा काट दिया जाए, हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर जो है, स्फीयर को अगर आपने बीच में से आधा काट दिया तो वह हेमीस्फीयर बन जाता है। ये हो गया जी हेमीस्फीयर। ये रेडियस आर। अब ये जैसे हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर में क्या होता है, इसका लेटरल सरफेस एरिया, ओ सॉरी कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, आपने स्फीयर को आधा काट दिया, तो अगर आप इस पर पूरे पर हाथ घुमाएंगे तो ऊपर ऊपर तो आपको कर्व दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे क्या है, नीचे एक सर्कल है, तो वो सर्कल जो है वो स्ट्रेट है ना, तो हम ये कहेंगे कि कर्व सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया, वो क्या है स्फीयर का आधा। अब इसी में अगर ये कहा जाए कि नहीं भाई आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया में हम ये कहेंगे भाई एक तो कर्व सरफेस है ऊपर जो आ रही है, और एक नीचे जो है वो सर्कल भी तो है, तो 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया। अच्छा जी, हेमी स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो हेमी स्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपकी सारी फिगर्स हो गई। अब इसमें मैंने सर्कल लिखा नहीं है, क्योंकि सर्कल जो है उसका पता ही है आपको, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, इतना होता है, ये नोट कर लीजिए। हो गया जी, ठीक है।
चलिए जी, फिर आगे क्वेश्चंस पर आते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, नोट कर लिया सभी ने? अच्छा जी, अब जरा एग्जांपल देखिए, इसका क्वेश्चन देखिए 6.1 का। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ dr by dt इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। हेलो जी, नमस्कार जी। सर पढ़ा रहा था, फ्री होकर करूँ सर? जी, मैं 6:30 बजे करता हूँ सर। ओके जी। तो डी आर बाई डी टी ये हो गया 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, तो मेरे को सरकमफ्रेंस का रेट ऑफ इंक्रीज बताना है। तो डी आर बाई डी टी तो इतना हो गया। अच्छा जी, तो सरकमफ्रेंस कितना होता है? लेट सरकमफ्रेंस बी सी। तो C इज इक्वल टू, ये क्या होता है, 2πr। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dc बाई डी टी इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 2πr। तो अब d बाई डी टी, तो 2π तो कांस्टेंट है, ठीक है, और r को जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dr बाई डी टी। ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या बोला है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस इन्होंने बोला, ये नहीं बोला कि रेडियस कुछ होगा उस टाइम, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डी आर बाई डी टी की वैल्यू तो 0.7 है। तो रेडियस आर सब्सिट्यूट करने के लिए कहीं जगह भी नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो 2π इंटू 0.7 कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू, क्योंकि 0.7 दिखाई दे रहा है तो मैं फिर इसको पाई के टर्म्स में ना छोड़कर मैं 22/7 कर दूंगा, कट जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने 22/7 करा, और ये जो 0.7 है इसको हमने 7/10 कर दिया। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 44/10। 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सरकमफ्रेंस जो है, सरकमफ्रेंस की भी यूनिट सेंटीमीटर ही होती है, और नीचे टाइम है, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा जी, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन हमने कल करा था, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, तो वो आप उसी को देख के करिएगा। ठीक है, वो मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। 1.4 पाई होगा। हाँ तो ठीक है ना, हमने पाई की वैल्यू डाल दी। पाई की वैल्यू नहीं डालोगे तो यही हो जाएगा 0.7 इंटू 2, 1.4 पाई, ये हो जाएगा। ठीक है जी, अब जरा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इसमें 8 में क्या है। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, मतलब अगर एक बलून है, उस बलून में लगातार अगर हम हवा भर रहे हैं तो हवा भरने से वो हमेशा स्फेरिकल ही रहेगा। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकंड। तो उसके अंदर कितनी गैस भरी जाती है? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकंड। तो गैस उसके अंदर भरी जा रही है, निकाली नहीं जा रही। तो जब गैस भरी जाएगी बलून के अंदर तो बलून फूलेगा, यानी कि उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी। तो इसलिए हम लेंगे dv बाई डी टी इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 8 देख रहा हूं मैं। dv बाई डी टी इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हो गया। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस। तो डी आर बाई डी टी व्हेन आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। जब आर 15 सेंटीमीटर होगा तब रेडियस किस रेट पर इंक्रीज हो रहा है, आपको ये बताना है। बताइए जी, क्लियर है इतना? ठीक है, ये हमको करना है। अच्छा, बलून है विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल इन शेप। तो वॉल्यूम क्या होता है बलून का? वॉल्यूम स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अभी अभी नोट करवाया था, देख लीजिए। v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो t के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करिए, तो ये हो जाएगा dv बाई डी टी। और 4/3 पाई ये एज इट इज रहा, और आर क्यूब का क्या हो गया? 3r स्क्वायर। फिर r का क्या हो गया? dr बाई डी टी। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया dv बाई डी टी, dv बाई डी टी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है। अच्छा जी, अब dv बाई डी टी कितना दे रखा है? 900, और 4 पाई आर स्क्वायर, वो कह रहे हैं जब r 15 हो तब आपको डी आर बाई डी टी निकालना है। तो r कितना है? 15 का स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। तो अभी क्या करिए, इसको 900 को ऐसे लिखा रहने दो, 4 पाई तो 15 इंटू 15 डी आर बाई डी टी। तो हमें मालूम है कि 15 6 ज़ा 90 है, और 15 6 ज़ा 90, और ये 0 हो गया। उसके बाद ये 60 आ गया, 15 4 ज़ा 60, 4 हो गया, और इधर 4 से ये 4 कैंसिल आउट भी हो गया, तो इधर तो 1 बचा केवल। तो 1 इज इक्वल टू पाई डी आर बाई डी टी, 1 इज इक्वल टू पाई डी आर बाई डी टी। तो अगर पाई को नीचे ले जाएंगे, पाई की टर्म्स में आंसर छोड़ना है, तो 1 अपॉन पाई। तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई। अब आर क्या है? रेडियस। तो रेडियस कितना है? रेडियस क्या होता है? रेडियस की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है, और टाइम की यूनिट सेकंड। तो 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकंड लिख दीजिए या तो। और अगर उसको नंबर के टर्म्स में लिखना है तो पाई का रेसिप्रोकल क्या होगा? 7 अपॉन 22 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो दोनों ही ठीक है। ठीक है, दोनों ही ठीक है। इसके बाद अगला देखिएगा, यहाँ पर क्या दे रखा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, करेंगे आप अपने आप। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस। वेरिएबल रेडियस विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, मतलब बलून में लगातार हम हवा भर रहे हैं तो उसका रेडियस तो लगातार बढ़ता जाएगा ही ना, तो वेरिएबल हो गया रेडियस। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। इंक्रीजिंग विद द रेडियस मतलब dv बाई डी टी नहीं निकालना, dv बाई डी आर निकालना है। ठीक है। व्हेन द, ये LATER नहीं है, ये LATTER है,
है ना, लेटर, समझ गए? लेटर का मतलब जो पहले चीज़ बताई गई है वो। तो पहले क्या बताया गया है कि 10 सेंटीमीटर, यानी कि जब इसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर होगा तब आपको dv/dr बताना है। तो v इज इक्वल टू 4/3 πr3। तो अब t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट ना करके r के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। dv/dr इज इक्वल टू 4/3 और पाई एज इट इज और 3r², बस। फिर r के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं ना, तो dr/dr तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, ये मैं छोड़ रहा हूँ। यह एक काम करिए, अभी कर लीजिए, अभी कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 10 भी कराते हैं अभी। ये एक्सरसाइज तो अभी फिनिश हो जाएगी, करिए जरा फटाफट। कर रखा है? ठीक है, बाकी बच्चे ट्राई करें, मैं अभी आया। आंसर क्या है आगे? सेंटीमीटर क्यूब
अपॉन सेंटीमीटर, तो इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर है बस ये, ठीक है। डीवी बाई डी आर अगर करेंगे तो ऊपर भी वॉल्यूम है ना, और नीचे रेडियस है, तो उसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगी बस। हाँ जी, हाँ 400 पाई है, तो आर की वैल्यू डाल दो ना 10, तो तब क्या आ रहा है, ये आ गया ना, ये आपका 3 से 3 कट गया तो 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये वाला देख रहे हो ना, अच्छा 9th वाला, हाँ हाँ तो 9th ही तो बोल रहा हूँ मैं, तो 9th में आंसर, अच्छा आपने 400 पाई, तो मतलब पाई की वैल्यू डाल दी उसमें, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 करवाना तो नहीं है, सभी को क्लियर है क्वेश्चन 9? यस सर। ठीक है जी, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground. A ladder 5 meter long is leaning against a wall. तो हमने ये कहा कि हमारे पास एक वॉल है, a ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. तो लैडर है जिसकी लेंथ है 5 मीटर, इट इज़ लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। तो यहाँ पर ये तो हो गई हमारे पास वॉल, ये तो हो गई वॉल, ये हो गया फ्लोर, ठीक है, और ये हो गई लैडर। ये लैडर हो गई। अच्छा अब इस वाला, ये जो वाला जो पॉइंट है इसको बोल दीजिए ए, इसको बोल दीजिए बी, और इसको बोल दीजिए सी। ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, और लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। तो लैडर की जो लेंथ है वो कितनी है, 5 मीटर। लैडर की लेंथ हो गई 5 मीटर। अच्छा फिर वो कह रहे हैं द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा तो अब हमने क्या करा, क्योंकि ये जो लेंथ है ना, ये वाली, इस वाली लेंथ को हॉरिजॉन्टल लेंथ है तो इसको x मान लिया, और ये जो वर्टिकल लेंथ है तो इसको हमने y मान लिया, y मान लिया। अब लैडर जो है, लैडर को ना इधर खींचा जाता है, इस तरफ खींचा जाता है। तो जब इसको इस तरफ खींचेंगे लैडर को, पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, तो क्या होगा, ये जो x है ये धीरे धीरे बढ़ेगा। जब इसको खींचेंगे तो ये x जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसका मतलब इधर खींचने का मतलब क्या है, dx/dt, और ये क्या होगा, ये बढ़ेगा। तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा अब जब इसको इधर खींचेंगे तो लैडर की लेंथ तो फिक्स है, लैडर की जो लेंथ है वो तो फिक्स है, तो ये इधर से नीचे नीचे खिसकती भी आएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये जो y है ये घटेगा, तो dy/dt क्या हो जाएगा, नेगेटिव। dy/dt नेगेटिव होगा। मेरी बात समझ गए भाई, y की जो लेंथ है ये धीरे धीरे, जब लैडर को मैं इधर खींच रहा हूँ तो ये ऊपर से खिसकती भी आएगी। प्रैक्टिकली सोचकर देख लो, लैडर लगा रखी है दीवार पर, उसको जमीन से पकड़कर नीचे से खींच रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर से तो वो नीचे को घटती हुई आएगी, है ना। तो जब ये वाली लेंथ धीरे धीरे घटेगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी। तो जब उसका रेट डाउन होता है किसी भी चीज़ का तो उसको नेगेटिव बोल देते हैं। अच्छा अब इसके बाद इन्होंने बोला है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, यानी कि dy/dt पूछ रहे हो, और ये ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा। डिक्रीजिंग when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall, when the foot of the ladder, जिस इंस्टेंट पर foot of the ladder, लैडर का फुट और वॉल से 4 मीटर दूर है, तो हम ये कहेंगे when x is equal to 4 meter, then as per Pythagoras theorem, then as per Pythagoras theorem, x square
प्लस वाई स्क्वायर, देन एज पर पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब x कितना दे रखा है 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो y कितना हो जाएगा 3। समझ गए भाई, 25 माइनस 16 9 हो जाता है, और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 3 हो जाता है, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, तो अब इसमें क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे। यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर करवाता हूँ। As per Pythagoras theorem, x square plus y square is equal to 5 का स्क्वायर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x और dx बाई dt, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2y और फिर dy बाई dt, और 5 स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, अच्छा जी, अब हमको ये दे रखा है कि x की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो 2 इंटू 4 और dx बाई dt कितना दे रखा है, dx बाई dt इन्होंने दे रखा है 2 सेंटीमीटर, कि द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो dx बाई dt हमको दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 3 और dy बाई dt हमको निकालना है, तो 2 4 8 2 16 प्लस 2 3 6 dy बाई dt इज इक्वल टू 0, तो 6 dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस 16, तो dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 6, तो 2 3 6 2 8 ये हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 3, y भी लेंथ है और t है टाइम, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरह से उसकी जो हाइट है वो वॉल पर डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, A particle moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2. Find the points on the curve. Points on the curve का मतलब क्या है कि वो x और y पूछ रहे हैं आपसे। Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. 8 times as fast as the x coordinate. देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, तो 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 2। अब वो कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या है dy, dy बोलेंगे, dy is changing 8 times as fast as the x coordinate, 8 times as fast as the x coordinate, तो dy is equal to 8 dx, तो dy by dx is equal to क्या हो गया 8 हो गया। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करना है, दोनों तरफ इधर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। अब टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं करना, क्योंकि dy by dx है मेरे पास, तो मैं x के रिस्पेक्ट में करूँगा। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो 6 तो कांस्टेंट है, y का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा भाई 3x स्क्वायर
और 2 तो कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, वो 0 हो गया। तो 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, 8 इज इक्वल टू 3x², 3 2 ज़ा 6, तो x² इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू +-4, x की वैल्यू +-4 आ गई, तो y की वैल्यू क्या आएगी, ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दो। कोऑर्डिनेट्स ही तो पूछ रहे हैं ना, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, x, y, तो हम ये कहेंगे इफ़ x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू x³ + 2 अपॉन 6, x³ + 2 अपॉन 6, तो x³ यानी कि 4 का क्यूब + 2, 4 का क्यूब + 2 अपॉन 6 क्या हो गया, 11 हो गया। 4 का क्यूब 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, 64 + 2 इज 66, 66 अपॉन 6 इज 11। ठीक, इफ x इज इक्वल टू -4, तो y इज इक्वल टू -4 का क्यूब + 2 अपॉन 6, तो -64 + 2 इज -62, तो -62 अपॉन 6, -31 अपॉन 3। ठीक है, तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर therefore required coordinates आर क्या हो जाएगा, 4,11, 4,11 और -4, -31/3। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक, बाकी के क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ, सब आप ट्राई करिए, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। कौन सा 13 और 14, तो 13 में क्या है, वो कह रहे हैं ना, बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर, तो इस बार डायमीटर दे रखा है ये, तो 3/2 × 2x + 1 ये डायमीटर है। क्वेश्चन नंबर 13, 3/2 × 2x + 1 ये डायमीटर दे रखा है ना। अच्छा जी, अब वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको तो x के रिस्पेक्ट में आपको dv/dx निकालना है, कुल मिलाकर dv/dx निकालना है। तो जैसे ये डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस क्या हो गया, 3/4 × 2x + 1 हो गया, डायमीटर का आधा करा जाता है। ठीक है, और फिर v कितना हो गया, v हो गया 4/3 पाई r³, तो 4/3 पाई 3/4 × 2x + 1 का क्यूब। इसको एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करने के बाद dv/dx निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। और कौन सा 14th, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm³/s, एक पाइप है, उसमें से रेत गिरता जा रहा है नीचे, तो रेत गिरता जा रहा है, तो 12 cm³/s मतलब dv/dt दे रखा है। तो वो जब रेत गिर रहा है तो वो नीचे एक कोन बना रहा है, ढेर नहीं लग जाता जैसे टीला बन जाता है किसी चीज़ का, है ना, तो टीला बन रहा है उसका, तो वो कोन की शेप का बन रहा है। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। ये वाला मैं करवाऊंगा, छोड़ नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, बाकी आप करिए। ठीक है, और फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी स्टार्ट करवाएंगे। dv/dx निकालना है बस, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है।